नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सचिव कार्मिक दे रहे हैं फैसलों की जानकारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सचिव कर्मी फैसलों की जानकारी दे रहे हैं कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, इसके साथ क्या कुछ जानकारी इसमें दी जा रही है। बढ़ेंगे आगे। न्यूज वन इंडिया पर आज सुपर एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में आज से पुलिस के बजाय आईटीबीपी की तैनाती होगी। राज्य से गृह मंत्रालय को भेजा गया था प्रस्ताव। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने यह पुष्टि की है। बद्रीनाथ धाम में 2 कंपनी आईटीबीपी मंजूर हुई है। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, आईटीबीपी की तैनाती होगी बद्रीनाथ धाम में। तो आज से आईटीबीपी की यह तैनाती की जाएगी। सुपर एक्सक्लूसिव खबर, राज्य से गृह मंत्रालय को भेजा गया था यह प्रस्ताव। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने यह पुष्टि की है। बद्रीनाथ धाम में 2 कंपनी आईटीबीपी मंजूर हुई है। तो बद्रीनाथ धाम में आज से पुलिस के बजाय आईटीबीपी की तैनाती होगी। राज्य से गृह मंत्रालय को भेजा गया था प्रस्ताव कि पुलिस की बजाय आईटीबीपी की वहां पर तैनाती की जाए, और इस पर अब फैसला आ चुका है। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने इसकी पुष्टि कर दी है कि बद्रीनाथ धाम में 2 कंपनी आईटीबीपी मंजूर हुई है। तो 2 कंपनियां आईटीबीपी की मंजूर की गई हैं। उत्तराखंड राज्य की ओर से एक प्रस्ताव गया था कि बद्रीनाथ श्राइन में जो है आईटीबीपी की सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उसी को देखते हुए जब एमएचए से इसकी अनुमति दी गई है, तो अब आईटीबीपी की वहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। कितनी कंपनियां मैम मंजूर हुई हैं और क्या रहेगा? आईटीबीपी के 2 प्लाटून्स को इसमें अनुमति दी गई है। तो देखिए, विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आईटीबीपी की अब तैनाती की जाएगी। राज्य की ओर से गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था और इस प्रस्ताव पर अब मुहर लग चुकी है। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है कि बद्रीनाथ धाम में 2 कंपनियां आईटीबीपी की मंजूर की गई हैं, उनकी तैनाती होगी। तो पुलिस की बजाय पहले बद्रीनाथ धाम में पुलिस की तैनाती थी, सुरक्षा को लेकर पुलिस तत्पर रहती थी, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से ये मांग की गई कि पुलिस की बजाय आईटीबीपी की बद्रीनाथ धाम में तैनाती की जाए, और गृह मंत्रालय की तरफ से यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया और अब आईटीबीपी की वहां पर तैनाती होगी। वहीं देहरादून विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की कार्यवाही से नाराज हैं बर्खास्त कर्मचारी। 2000 से लेकर अब तक हुई नियुक्तियों पर कार्रवाई कर रहे हैं की मांग कर रहे थे। तो वहीं कर्मचारियों को उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने भी समर्थन दिया है। बर्खास्त कर्मचारियों को मनाने पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अफसर। कर्मचारियों का ऐलान, न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। तो बर्खास्त कर्मचारियों का ये धरना देहरादून में उत्तराखंड कैबिनेट की तो कर्मचारियों का ऐलान कि न्याय न मिलने पर अनिश्चितकालीन ये आंदोलन चलता रहेगा। तो देहरादून विधानसभा के बाहर ये धरना प्रदर्शन बर्खास्त कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की कार्यवाही से नाराज हैं बर्खास्त कर्मचारी। तो 2000 से लेकर अब तक हुई नियुक्तियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
चलिए अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सचिव कार्मिक दे रहे हैं फैसलों की जानकारी। तो कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। तो इसमें अब ये क्योंकि लॉन्ग टर्म चलने वाला है, 40-50 साल चलता है, तो इसमें जब कमीशनिंग हो जाएगी तब से इसका जो पीरियड है उसको शुरुआत इसकी मानी जाएगी। और इक्विटी से यार ये सब बहुत सारा चीज़ है। इसके अलावा जो इक्विटी पार्टिसिपेशन किस तरह से होगा इसमें, उसके बारे में भी कई इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, जो अलग अलग कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। तो ये प्रेस नोट के माध्यम से और अधिक स्पष्टता आप लोगों को इसमें आ जाएगी। और ये भी बता दिया गया है कि यदि कुछ और डिटेल भी चाहिए तो संबंधित विभागीय सचिव इसमें आपको अवगत करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल विद्युत के लिए धन्यवाद। तो कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। बढ़ेंगे आगे। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड में सभी जिलों में ग्राम चौपाल आयोजित की गई है। प्रदेश की 7,500 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्राम चौपाल में सभी अधिकारी जनता के बीच में होंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। तो शहर शहर गांव गांव जनता की समस्याएं सुनते हुए अधिकारी नजर आएंगे। तो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर ये ग्राम चौपाल लगेगी। तो राज्य भर में 7,500 ग्राम पंचायतों में ये चौपाल लगाई जाएगी, जहां अधिकारी उन समस्याओं को सुनेंगे। तो आपको बता दें 25 दिसंबर जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इस मौके पर राज्य भर में 7,500 ग्राम पंचायतों में ये चौपाल लगाई जाएगी, जहां जनता की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारी नजर आएंगे। अटल जी का जो जन्म दिवस है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसमें मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो, चौपाल के माध्यम से, जनसंवाद के माध्यम से। तो एक रोस्टर बनाया जाएगा। सभी लोग, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे अधिकारीगण हैं, सभी लोग जो हमारे ग्राम सभा हैं, समाज के अंतिम छोर हैं, सीमांत क्षेत्र हैं, उन सभी पर जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अटल जी का जो जन्म दिवस है। वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में एक बार फिर से नेपाल की ओर से पत्थरबाजी की गई। भारत की ओर से बनाए जा रहे तटबंध को लेकर नेपाल की ओर से लगातार विरोध देखा जा रहा है और अब इस विरोध में स्थानीय लोगों के साथ नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी भी विरोध कर रही है, पत्थरबाजी में साथ दे रही है। और इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिप्लोमेटिक स्तर पर वार्ता चल रही है। भारत के प्रशासनिक अधिकारी नेपाल से बात कर रहे हैं। तो सीएम बोले कि भारत लगातार नेपाल से बातचीत कर रहा है। तो नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का भी नेपाल की जनता का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारत के प्रशासनिक अधिकारी नेपाल से बात कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ी बात कही। तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तटबंध बन रहा है और इस तटबंध को लेकर नेपाल की जनता इसका विरोध कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो दोनों राज्यों का हमारा दोनों राष्ट्रों का हमारा उनके साथ रोटी बेटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है और सदियों का पुराना संबंध है। और वो संबंध मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 905 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारित अवधि में निस्तारण के निर्देश दिए हैं। यह पोर्टल औपचारिक नहीं बल्कि जन समस्याओं के समाधान का कारगर माध्यम बने।
सभी विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने प्रत्येक 15 दिन में हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायतों की शासन स्तर पर समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री प्रति सप्ताह सभी जिलों के कुछ शिकायतकर्ताओं से भी बात कर शिकायतों के क्रियान्वयन पर फीडबैक लेंगे। वन 1905 ये जनता की सुविधा के लिए, उनकी ज़रूरतों के काम करने के लिए और समस्याओं के तत्काल निस्तारण के लिए जो हो सकती हैं, जो प्रारंभिक रूप से जो समस्याएं हल हो सकती हैं उनका तत्काल हल होना चाहिए। और साथ में जो दीर्घकालिक हैं, जो लंबे समय के लिए जो योजनाएं हैं, उनके लिए जो प्रस्ताव बनने हैं, क्योंकि उसका एक कैटेगराइजेशन होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरी बननी चाहिए, अलग अलग उसका वर्गीकरण होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये तमाम वो बड़ी बातें कही। देखिए 1905 ये हेल्पलाइन जारी की गई है जिसमें आप अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। तो शिकायतकर्ताओं को और उनकी समस्याओं को दूर करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं सीएम धामी के द्वारा कि जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए। ये सिर्फ एक औपचारिकता ना रह जाए, बल्कि आप हर हफ्ते उन समस्याओं को जानें, समझें और उनका निस्तारण करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार उन सप्ताह में कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी शिकायतों का सही से क्रियान्वयन किया गया या नहीं किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए और 1905 जो हेल्पलाइन जारी हुई है, शिकायतकर्ता अपनी शिकायत कर सकते, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, उसको लेकर तमाम बड़े दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने कल ये निर्देश दिए बैठक के बाद, रात में जब हम लोगों से, उनकी मीडिया कर्मियों से बातचीत हुई, कि वो रैंडम तरीके से शिकायतकर्ताओं को खुद भी फ़ोन करेंगे और शासन स्तर पर विभाग के बड़े अधिकारी भी लोगों को फ़ोन करें कि आपकी शिकायत जो आई उसके निस्तारण से आप संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट हैं, या फौरी तौर पर आपकी शिकायत का समाधान किया गया। तो जब किसी पीड़ित को सीधे मुख्यमंत्री का फ़ोन जाएगा कि आपकी समस्या का, शिकायत का क्या हुआ, तो इसके एक बड़े मायने हैं, इसके एक बड़ा संदेश भी है। दूसरा, जब मुख्यमंत्री पीड़ित को, परेशान व्यक्ति को सीधे फोन करेंगे तो अफसरों में भी ये संदेश जाएगा कि अब सख्ती से काम करना होगा, सही तरीके से काम करना होगा। किसी भी पीड़ित शिकायतकर्ता को चलताऊ तरीके से निपटाने की जरूरत नहीं है जी। उसे किसी भी तरीके से टालने की जरूरत नहीं है, काम करना होगा, रिजल्ट देना होगा। तो यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री को कल ये निर्देश देने पड़े और उन्होंने खुद भी एक शिकायतकर्ता को फ़ोन किया और सड़क निर्माण के बारे में जानकारी ली। हालांकि मुख्यमंत्री शिकायत के निस्तारण से जो उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई उससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। तो वहीं न्यूज़ 1 इंडिया पर आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर भी आपको दे दे। बद्रीनाथ धाम में आज से पुलिस के बजाय आईटीबीपी की तैनाती होगी। राज्य से गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा गया। विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने यह पुष्टि की है। बद्रीनाथ धाम में 2 कंपनी आईटीबीपी की मंजूर हुई है। और सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, आपसे बद्रीनाथ धाम में पुलिस की बजाय आईटीबीपी की टीम नजर आएगी। ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। क्या जानकारी है इस पूरे खबर को लेकर? जी देखिए, जो देश के अलग अलग प्रमुख धाम हैं, यदि हम वैष्णो देवी धाम को देखें तो वहाँ सीआईएसएफ की तैनाती होती है जी। अभी तक हमारे यहाँ राज्य पुलिस यात्रा संचालन और कपाट बंद होने के बाद यहाँ की व्यवस्था देखती थी, पर पूर्व में एक हाई लेवल बैठक हुई थी जिसके बाद एमएचए को प्रपोजल राज्य से गया था कि इसकी सुरक्षा में आईटीबीपी की अनुमति दी जाए, क्योंकि आईटीबीपी का एलोकेशन भारत सरकार करती है और 2 कंपनी आईटीबीपी की नियुक्ति बद्रीनाथ धाम के लिए हो गई है। और अब सुरक्षा में आईटीबीपी ही बद्रीनाथ धाम में नजर आएगी, क्योंकि सुरक्षा के साथ ही बद्रीनाथ धाम व आसपास मास्टर प्लान का काम भी शुरू हो रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिहाज से आईटीबीपी की तैनाती का निर्णय हुआ है, जिस पर एमएचए से अप्रूवल आ गया है। माना यह जा रहा है
कि आज से कल तक आईटीबीपी के जवान बद्रीनाथ जी की सुरक्षा में तैनात हो जाएंगे और जो निर्माण कार्य की साइट्स हैं उस पर भी निगाह बना के रखेंगे। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, दोपहर में दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम की केंद्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री से मुलाकात प्रस्तावित, बीजेपी नेताओं को दायित्व दिए जाने पर भी आला कमान से चर्चा संभव हो सकती है। तो देखिए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और महीने में लगातार कई बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान कई सारे चर्चाएं कर सकते हैं। करीब 3:30 बजे के करीब सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और दोपहर में ये पूरा समय है 3:30 बजे का दिल्ली पहुंचने का और उसके बाद कई सारे ऐसे मुलाकातें हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, प्रस्तावित है। तो बीजेपी नेताओं के दायित्व दिए जाने पर भी आलाकमान से चर्चा संभव मानी जा रही है। सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर नजर आ रहे हैं। देखिए कई सारी मुलाकातें हैं और इसके साथ ही साथ बीजेपी में कई सारे ऐसे अधिकार है, ऐसे दायित्व है जो दिए जाने हैं, उस पर चर्चा होने की संभावनाएं मानी जा रही हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री अभी इस वक्त सचिवालय में मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। एयरपोर्ट के वीआईपी गेस्ट हाउस में करीब वो 1 घंटा विश्राम करेंगे और यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, सीधे उत्तराखंड सदन जाएंगे। उत्तराखंड सदन में उनका रात्रि विश्राम प्रस्तावित है। सूत्र हमें बताते हैं कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, उसके साथ ही एक अन्य केंद्रीय मंत्री व पार्टी संगठन के लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी के दिन पार्टी दायित्वधारियों का ऐलान कर सकती है। प्रचंड बहुमत की सरकार है और ऐसे कार्यकर्ता जो विधायकी का टिकट या किसी दूसरी वजह से रह गए पीछे, तो उनको प्रमोट कर दायित्व देकर पार्टी और राज्य में जो राज्य सरकार की नीतियां योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के दायित्व का तोहफा दे सकती है, जिसे हम दर्जाधारी राज्य मंत्री भी कहते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज का जो दौरा मुख्यमंत्री का होगा वो दायित्वधारियों के नाम पर भी मोहर लगाएगा। हालांकि ये सूत्रों का खुलासा है। ठीक है सुदीप, शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दिनेशपुर थाना क्षेत्र से 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 18 बाइकें बरामद हुई हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में एक बदमाश 15,000 रुपए का इनामी भी है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी के मुताबिक 18 दिसंबर को लवप्रीत नाम के व्यक्ति ने बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था। बाइक की बरामदगी और चोरों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम का गठन भी किया गया। पुलिस टीम विजयनगर के पास चेकिंग कर रही है। तभी बाइक पर सवार 3 युवक आते हुए दिखाई दे रहे। तो वही पुलिस के मुताबिक बाइक सवार तीनों लोग उन्हें देखकर घबरा गए। पुलिस ने शक होने पर बाइक के कागजात मांगे तो कुछ भी नहीं दिखा पाए और उल्टा सीधा जवाब देने लगे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछा कि तो उन्होंने बाइक चोरी का होने का कबूला किया। तो पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मोहनपुर नंबर 1 नदी के पास झाड़ियों में उन्होंने 17 चोरी की बाइकों को छिपा कर रखा है, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 17 और बाइकें बरामद की गई हैं। आरोपी आसपास के क्षेत्र के अलावा बॉर्डर क्षेत्र यूपी में भी बाइकों को कम दामों में बेचा करते थे। गिरफ्तार आरोपी मलकीत सिंह दिनेशपुर थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 15,000 का इनाम भी है। शातिर बाइक तस्करी, बाइक चोरी और तस्करी का गैंग जो है पर्दाफाश हुआ है। ये सारे तीनों क्रिमिनल्स जो है, 3 शातिर बाइक चोरों का गिरोह जो है, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये सारे तीनों जो है अभियुक्त जो है जनपद उधम सिंह नगर के ही रहने वाले हैं और इनकी कब्जे में कुल मिला के 18 मोटरसाइकिल, चोरी के विभिन्न 18 मोटरसाइकिल जो है बरामद हुई है, जिनमें से 8 तो तस्दीक भी हो गया किन किन अपराध संख्याओं में वांटेड है करके। हमारे जनपद का भी है, कुछ अन्य जनपद का भी कुछ मुकदमों में वांटेड चल रहे हैं। मतलब ये माल मुकदमाती है। ये हरिद्वार में 1 करोड़ 30 लाख की डकैती का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। 25,000 के इनामी अपराधी को हरिद्वार पुलिस ने अरेस्ट किया। इनामी अपराधियों को पकड़ने का अभियान अपराधियों पर ढा रहा कहर। बचकर छुपने की जगह नहीं ढूंढ पा रहे इनामी अपराधी। तो एसएसपी अजय सिंह बोले, हरिद्वार में घटना करने वाला हर अपराधी हमारे रडार पर।
एटीएम बदलकर ठगी करने वाले गिरोह ने एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान प्रदीप कश्यप सहारनपुर यूपी के रूप में हुई है। उसके साथ 2 उसके और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सहसपुर थाना क्षेत्र के स्मैक की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। तीसरे मामले में रायपुर थाना क्षेत्र में एक पति ने दरिंदगी से सभी हदें पार करते हुए पहले पत्नी की बुरी तरह पीटा, फिर 3 दिन बाद जख्मी हालत में जहर का इंजेक्शन देकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी पति वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। साने 13 तारीख की रात को कहासुनी जब हुई तो तकरार बनी रही इन लोगों की। देर रात को कृष्णा शाह ने हथौड़े से अपने पत्नी पिंकी का जो है पीठ पर वार करता है हथौड़े से। उसकी हालत ख़राब हो गई। 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उसका प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज कराया गया। 2 एटीएम ठगने की 2 एटीएम अदला बदली का एक घटना हुआ था, एक सैलाकुई क्षेत्र में, दूसरा जो है पटेल नगर क्षेत्र में। 116 ग्राम स्मैक इसी 4-5 दिन में जनपद पुलिस ने बरामद किया, जिसका मुलजिमों का अरेस्ट कर। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने हल्दू चौड़ स्थित ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में जन जागरूकता अभियान चलाकर छात्रों को उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी दी। साथ ही ऐप के फीचर गौरा शक्ति और छात्र और छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराया। एसपी सिटी क्राइम हरवीर सिंह ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस ऐप तैयार किया है। लोग अब घर बैठे ही EFR वाहन चोरी और गुमशुदगी वस्तुओं के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो घर बैठे ही ये FIR वाहन चोरी और गुमशुदा वस्तुओं के बारे में इस ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। हमारे सर आए थे, इन्होंने हमें एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बताया, जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है, जिसके जरिए हम काफ़ी तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे कि 2 व्हीकल होते हैं, उस पर हमारे 3 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते हैं नॉन हेलमेट के। अगर वो नॉन हेलमेट के हैं तो हम उनकी वीडियो फोटो खींचकर ऐप पर डाल सकते हैं। जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे बच्चों के साथ दिया। आज उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एसपी सिटी हरबंस सिंह जी आए थे, उनके साथ CEO लालकुआ अभिनव चौधरी सर भी आए और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को अवगत कराया कि उन्हें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नशे से अपने आप को सावधान रखना है, कैसे साइबर सिक्योरिटी और ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है। यहाँ पर मेरे द्वारा बच्चों से इंस्ट्रक्शन किया गया है और बच्चों को उनके कैरियर में क्या चीज़ बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं, उसके लिए अवगत कराया गया है। और सबसे बड़ी बाधा जो है वो ड्रग्स है। ड्रग्स किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के जीवन को व्यर्थ कर सकती है, खत्म कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड पुलिस ऐप है, उसको डाउनलोड कराया गया है। गौरा शक्ति ऐप को डाउनलोड कराया गया है। यहाँ रुड़की में सड़क हादसे में एक की मौत, 5 घायल। बिजली के खंभे से टकराई स्कॉर्पियो 13 में शामिल होकर लौट रहे थे कार सवार। तो घायलों को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया है। मंगलौरा कोतवाली क्षेत्र के गुड़मंडी हाईवे का हादसा। तो 13वीं से लौट रहे थे और इस दौरान स्कॉर्पियो खंभे से टकराई। तो घायलों को सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती कराया गया है। मंगलौरा कोतवाली क्षेत्र के गुड़मंडी हाईवे का हादसा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।